और मैं समझता हूँ किसी को किसी की वेशभूषा के आधार पर या धार्मिक उसके चीजों को देखकर नहीं, उसके कर्तव्यों के आधार पर और उसकी शिक्षा के आधार पर उसको जज करना चाहिए। कि फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है और हमारे ऑटो के आगे की तरफ आकर हमको घेर लेती है, उसमें से 4-5 या 6 लोग जितने भी थे हट्टे कट्टे उतरते हैं। उन्होंने अपना पूरा चेहरा मतलब ढका हुआ था और सादी वर्दी में थे। उन्होंने इस प्रकार के सवाल किए कि इतना फंड कहाँ से लाते हो, कहाँ से इतना पैसा लाते हो, इतना खाना कहाँ से बांट रहे हो। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं फर्स्ट डे से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मैं काम कर रहा था। और आपने जो प्रोटेस्ट में काम किया या सीजेपी की जो सीजेपी की जो प्रोटेस्ट की बात है, आपने करीब 1 महीने तक उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। 36-37 दिन तक। जी, 36-37 दिन। तो आप थोड़ा बताएंगे, अपना जर्नी बताएंगे थोड़ा सा सीजेपी को लेकर। जर्नी यही है, हम 6 तारीख को उनका पहला कॉल था, तब भी हम आए थे। उस दिन 5 बजे तक ही वो पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 20 तारीख को जब दोबारा 20 तारीख को जब दोबारा कॉल आया तो हम तब भी वहां पर गए 20 तारीख को, लेकिन हम शाम के समय में गए। सुबह के समय में हमारा पेपर था, एग्जाम था एक। तो उसके बाद हम लगातार हम सिर्फ वहां पर सम्मिलित होने के लिए गए थे। हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम सब ये खाने का या ये सब करेंगे, क्योंकि उस समय उस दिन जो था 5 बजे तक की परमिशन थी और हम भी यही सोच कर गए थे कि कुछ ही घंटे के लिए वहां पर हम जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसको आगे एक्सटेंड करने का मन बनाया, तो हम फिर रात को वहां पर रुके। तो शाम के टाइम जब हम पहुंचे तो हमने जाकर वहां पर देखा कि वहां पर पानी के पीने जैसी मूलभूत आवश्यकता की चीजें भी वहां पर नहीं है। तो इसके बाद हमने एक संकल्प लिया कि लोग इतने बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आए हैं और देश के हित में आए हैं, इसलिए इनके लिए कम से कम पानी जैसी आवश्यकता की चीजों को तो होना ही चाहिए। उसके बाद हमने अपने कुछ साथी लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया। सबसे पहले हम पानी की व्यवस्था की और उसके बाद, जो कि शुरू में पानी भी नहीं आने दिया जा रहा था अंदर, क्योंकि 5 बजे तक का टाइम था और दिल्ली पुलिस वाले लोग चाहते थे कि ये सब चीजें अंदर ना पहुंचे, ताकि ये परेशान होकर या जैसे भी बाहर चले जाए। लेकिन उसके लिए हमने संघर्ष किया और अंततः पानी अंदर पहुंचा। उसके बाद कुछ नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह का इंतजाम किया और फिर मुश्किल से 400-500 लोग वहां पर उस पहली रात में रुके। तो उनके लिए फिर कुछ संगठनों से, गुरुद्वारों वगैरह से बात करके खाने का भी प्रबंध किया। उसके बाद सुबह का टाइम आया, फिर चाय वगैरह का प्रबंध किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले गए। फिर एक प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को, तो वहां पर कोई कुछ बिस्किट देकर जा रहा है, कोई सुबह की चाय लेकर आ रहा है अपने घर से बनाकर, कुछ किसान संगठनों के लोग आ रहे हैं, गुरुद्वारे से लोग आ रहे हैं, खाना देकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब एक प्लेटफॉर्म मिल गया। शुरुआत के दिनों में सुबह के टाइम में 500 से 700 लोग होते थे और फिर शाम होते होते जो देर रात तक मैक्सिमम 1000 या 1200 तक लोग रहते थे। ये ऐसा 15, 16, 20 दिन तक, मतलब जब तक सोनम सर के साथ वो जो घटना हुई थी, उनको जबरदस्ती ले जाया गया, जब तक सामान्य रूप से ही ये सब चलता रहा। इतने ही लोग रहते थे। सुबह के टाइम में 500 से 700 लोग और शाम के देर रात तक 1000 या 1200 तक लोग होते थे। ये ऐसे ही सामान्य रूप से चलता रहा। लेकिन जो सोनम सर को लेकर जाया गया जबरदस्ती उठा करके 2 दिन पहले हाँ, संसद के मार्च से, उस दिन से फिर लोग मतलब रोष में आ गए और पूरे देश भर से लोग आना फिर प्रारंभ हो गए। उसके बाद 2 दिन बाद संसद का 20 तारीख को मार्च था, उसमें भी बहुत सारे लोग आए, बहुत अधिक लोग आए। और उसमें जो जितने बार्बरिक तरीके से दिल्ली पुलिस ने पीटा छात्र एवं छात्राओं को, वो देश के लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा और उस दिन को हम भूलेंगे नहीं। हम उनकी लाठी को नहीं भूलेंगे और खून के एक एक कतरे को नहीं भूलेंगे। और वो जो लाठियां पड़ी हैं वो सिर्फ हमारे शरीर पर या छात्र छात्राओं के शरीर पर नहीं पड़ी, वो लाठियां देश के लोकतंत्र पर पड़ी हैं, उसके संविधान पर पड़ी हैं। ये बात सोचने और समझने की है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में एक
शांतिप्रिय तरीके से हम अपने हक की आवाज को भी नहीं उठा सकते? क्या छात्र छात्राओं के लिए आवाज उठाना, उनको खाने देना, पानी देना, क्या कोई ये अपराध की श्रेणी में आता है? और कौन, और संविधान की किस पुस्तक में लिखा है कि ये सब अपराध की श्रेणी में आता है? एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां पर जो है तंत्र लोग की आवाज को सुना जाए, तो वही तो तंत्र अच्छा होता है। तो इससे जुड़ा अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आप सोशल वर्कर हैं, लॉयर हैं, तो आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त? लॉ ग्रेजुएट है, आगे भी लॉ की पढ़ाई जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आगे? जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एक जज के रूप में अपने आप को, ताकि लोगों को जिस तरीके से ये बर्बरियत हुई, इस प्रकार से जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आप बता सकते हैं 24 जुलाई को क्या हुआ था? और क्योंकि एक क्लैरिटी मुझे दे दीजिए, मसूरी जो बात की जा रही है, देहरादून मसूरी रोड जो है, तो ये मसूरी उत्तराखंड का मसला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आपको उत्तराखंड ले जाया गया, उस घटना के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, 24 की रात की वो घटना है, लगभग 10:50 या 55 के आसपास हो गए। चूंकि मेरे घर के लोगों को यूपी पुलिस के द्वारा, मेरे पिताजी को और साथ ही साथ मेरठ से मेरी बहन के ससुर और उनके देवर को उठाया गया था। तो मैं उसके बारे में अभिजीत भाई से फोन पर वार्तालाप कर रहा था, क्योंकि आगे हम खाना बांट रहे थे तो फोन आ रहा था। तो मैं पीछे की दिशा में गया, तो पीछे की दिशा में मैं जाता हूँ तो संभवतः कुत्ता वहां पर था, और कुत्ते के ऊपर संभवतः हमारा पैर पड़ गया, तो उसने गुस्से में आकर जैसे भी हमारे पैर पर काट लिया। उसके निशान ये आप देख सकते हैं, अभी भी ये उसके निशान हैं। तो उसके बाद हमने अपने साथी को बुलाया कि भाई कुत्ते ने काट लिया, ये फैल भी सकता है, तो क्या करना चाहिए? उसने कहा कि आरएमएल पास में है यहाँ पर, यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो वहां पर चलिए इसका टीका लगवाते हैं पहले। तो हम वहां पर गए, टीका अच्छे से लगवाया, सारे काम अच्छे तरीके से हो गए। लगभग आधे घंटे के करीब हम वहां पर रुके, तो 12 या 12:15 के आसपास हम गेट के बाहर निकले। और चूंकि वहां पर उस दिन डाटा भी बंद किया हुआ था, कोई नेट नहीं आया था, तो हमारी मजबूरी थी कि ऑफलाइन तरीके से हम जाए। तो हमने एक ऑटो को वहां पर बुक किया, और ऑटो को बुक करने के पश्चात हम 50-60 मीटर की दूरी ही चलने पाए थे कि फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है और हमारे ऑटो के आगे की तरफ आकर हमको घेर लेती है। उसमें से 4-5 या 6 लोग जितने भी थे हट्टे कट्टे उतरते हैं। उन्होंने अपना पूरा चेहरा मतलब ढका हुआ था और सादी वर्दी में थे। हम पहले तो घबरा के देख कर शायद हम पर हमला करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। हमने कहा कि थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी, कोई कार्ड वगैरह या कुछ दिखा दीजिए आप। तो उन्होंने एक कार्ड दिखाया हल्का सा, उसमें नाम भी हम पढ़ नहीं पाए इतनी जल्दी से, लेकिन उसमें दिल्ली पुलिस लिखा था। उसके बाद उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठा लिया, मुझे भी और मेरे साथी को भी। और पहले हमारी पूरी इसको चेहरे को आंख पूरा कवर कर दिया गया, और उस नीचे की दिशा में कह दिया गया कि नीचे की दिशा में अपना झुका लीजिए। और फिर बीच से फिर हमारे मोबाइल भी उन्होंने ले लिए जब ही। और मेरे साथी के पास 2 मोबाइल थे, मेरे पास 1 मोबाइल था। 20 से 25 मिनट गाड़ी निरंतर चलती रही। उन्होंने हमसे चलते हुए कहा कि हमारे बड़े साहब आएंगे और मुश्किल से आपको 10 मिनट में फ्री कर देंगे अगर आपने उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया। आपको क्या महसूस हो रहा था उससे बातचीत हो रही थी? उस वक्त हमें ये तो गैर संवैधानिक था, कोई नोटिस नहीं दिया। आप एकदम से आकर किसी को ऐसे कैसे कैप्चर कर सकते हैं? हम पे हमारा कोई पुराना अपराध भी नहीं है कि हमने कोई अपराध किया हो या कुछ किया हो। तो अंदर एकदम डर सा महसूस हुआ, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे। तो 20-25 मिनट कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। फिर वो किसी स्थान पर हमको लेकर गए, और मेरे साथी को भी पट्टी लगातार उन्होंने खोलने नहीं दी। पट्टी के लिए सख्त निर्देश था कि पट्टी खुलेगी तो समझ लेना आपके लिए बहुत ही खतरे वाली बात होगी। हाँ, तो पट्टी लगातार बंधी रही। फिर किसी वो कमरे में हमको लेकर चले गए। वहां पर हम पूरी रात रहे। हमें बताया गया कि 10 मिनट में सिर्फ वो आने वाले हैं, लेकिन पूरी रात कोई अफसर नहीं आया। उसके पश्चात प्रातः काल का समय होता है, तब भी कोई नहीं आता। फिर 11:30 या 12 के आसपास कोई अफसर आता है, वो फिर वो मेरे साथी से अलग और मुझसे अलग प्रश्न करके सवाल जवाब करते हैं। उसके पश्चात
वो हमारे प्रश्नों से संतुष्ट होते हैं, उत्तरों से संतुष्ट होते हैं या क्या होते हैं, वो कह देते हैं कि इनको छोड़ दो। कैसे सवाल, जैसे आप बता सकते हैं? उन्होंने इस प्रकार के सवाल किए कि इतना फंड कहाँ से लाते हो, कहाँ से इतना पैसा लाते हो, इतना खाना कहाँ से बांट रहे हो, इतनी आप कहाँ से आते हो। हमने कहा कि हम यूपी से गाजियाबाद से आते हैं, कि कितना पड़ता है, कि 40-45 के लगभग होगा, तो इतनी दूर से तुम्हें क्या जरूरत है, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ पर क्यों ये सब कर रहे हो। इस प्रकार की चीजें उन्होंने बोली, मतलब एक गलत उसमें। ये कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने ऐसा बोला? हम तो, क्योंकि हमारे तो पट्टी बनी थी, उनका सग निर्देशक की पट्टी हटनी ही नहीं चाहिए, तो हम अब क्या बता सकते हैं वो क्या उनकी नेम प्लेट पर लिखा था। नेम वो कुछ नेम जैसे थे, जैसे कोई एक डीसीपी थे गाजियाबाद के, और मसूरी के बहुत सारे पुलिस वाले थे। नहीं, ये दिल्ली पुलिस की हम बात करें, ये सब दिल्ली पुलिस ने किया। गाजियाबाद पुलिस या यूपी पुलिस से इसका संबंध नहीं है, वो हमारे पिताजी के साथ उन्होंने किया। ये दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने ये सब किया। उसके क्या कह रहे थे आप बताएं? नहीं, हम पूछ रहे थे कि पुलिस वाले ने जो आपको हाँ, सवाल जो सवाल किए उसका नाम हम नहीं जानते हैं, क्योंकि चलिए आगे आप मुझे बता दीजिए कि मसूरी में क्या हुआ उस वक्त, जिस तरह से आप लोगों को ऐसे ले गए। हम उसके बाद हमें नीचे 11:30-12 बजे नीचे की तरफ हमें मतलब उतार के छोड़ने के लिए कहा गया। उसके पश्चात हम उस गाड़ी के अंदर बैठ गए और हमारे नीचे की तरफ गर्दन झुका दी गई, और 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही, लेकिन उस दौरान पट्टी हमारी आंखों से नहीं हटी, पट्टी लगातार बंधी रही। उसके बाद 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चली रही। शाम का समय हो गया, और उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया था अपना, दोपहर के लगभग 2 या 2:30 बजे। तो वो रील स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमें भी आवाज आ गई, लेकिन अंदर से मन प्रसन्न भी हुआ कि जिस संघर्ष के लिए और जिस चीज के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे थे, वो चीज तो प्राप्त हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर मन ये भी कचोट रहा था कि संघर्ष के इस साथ में मैं जिन अपने साथियों के साथ रहा हूँ, जिन छात्र छात्राओं के साथ रहा हूँ, उनसे एक इतना बड़ा लगाव हो गया, एक फैमिली के सदस्यों की तरह। और मतलब जीत के इस क्षण में, खुशी के इस मौके पर मैं उनके साथ नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जिनसे संभवतः मैं जीवन में शायद ही कभी मिल पाऊंगा। वो पल मुझे पूरे जीवन तक सालता रहेगा कि मैं उनके हाथों को स्पर्श कर पाता, उनको उनके माथे को चूम पाता, वो 2 शब्द उनके सुनता या 2 शब्द अपने सुनाता, और शायद ही वो जीवन में वो मुझे सालता रहेगा। जो बस आखिरी एक बस सवाल कर रही हूँ मैं कि जो पॉपुलर जनता पार्टी है, आपने क्यों सोचा इसको समर्थन देना है, या क्या आपको अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ आप अभी भी कांटेक्ट में हैं? जो हम छात्र छात्राओं के हितों के लिए और उनके संघर्ष के लिए काम कर रहे थे, और जो संघर्ष में हमारा साथ। किन के बारे में? अच्छा काम हुआ है, मतलब इतने लंबे समय के पश्चात एक इस तरीके से एक अच्छे उद्देश्य के लिए लोग जमा हुए, और लोग जमा ही नहीं हुए और अपनी मांगों को मनवाने पर जो है विवश किया सरकार को। बस एक आखिरी सवाल है कि आपने, क्योंकि विजिबली आप थोड़ा सा मुस्लिम अपीयर करते हैं, थोड़ा सा नहीं, विजिबली आप मुस्लिम हैं, तो आपको लगता है कि आज के दौर में ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज है, या महसूस होता है आपको ऐसे कि हम अगर ऐसे दिखते हैं? क्या डरावनी चीज है? मतलब हमारे ऊपर इस तरीके के मुकदमे हो सकते हैं, हाँ, हमें डराया जा सकता है, ये जो आपका एक तरीके से कहना है कि हम अपने धर्म को भी, वो तो पूरे देश में जो चल रहा है वो सबको दिख ही रहा है, वो स्वाभाविक ही है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्या चल रहा है, एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ किसी को किसी की वेशभूषा के आधार पर या धार्मिक उसके चीजों को देखकर नहीं, उसके कर्तव्यों के आधार पर और उसकी शिक्षा के आधार पर उसको जज करना चाहिए। ये सब धर्म का मामला है, तो व्यक्तिगत मामला है। और जो हमारी जो जीत हुई है, जो हम वहां पर जो जीत हुई है, वो इसीलिए हुई है कि ना हम वहां पर लिंग के आधार पर बटे, ना जाति के आधार पर बटे, ना ही भाषाई आधार पर बटे, ना क्षेत्रीय आधार पर बटे। हम संगठित रहे, हम लगातार संगठित रहे, और उसी संगठन की शक्ति का बल है कि हम सब ये सब कर पाए। क्योंकि पहले जो आंदोलन हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने उस आंदोलन को खालिस्तानी के साथ जोड़ दिया। CAA NRC का आंदोलन हुआ, उसको एक विशेष समुदाय कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया, लेकिन इस आंदोलन को वो किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, और वो विवश होकर
उनको ये सब करना पड़ा।